गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ईडीएम। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट में हमारी सेकंड यूनिट स्टार्ट हो गई थी, जिसे हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट करा था। और हमने इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग हमने इसमें देखे थे, कौन कौन से पॉइंट थे इसमें, क्या क्या चीज़ें हमें, किस तरह मार्केट में हम स्ट्रेंथ को विजुलाइज कर सकते हैं, वीकनेस को कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर, ये चीज़ें हमने सीखी थी। इंटरनल फैक्टर्स वो होते थे जो विद इन बाउंड्रीज किसी ऑर्गेनाइजेशन के वो फैक्टर्स होते थे, और एक्सटर्नल फैक्टर्स वो जो किसी उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होते थे। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी थी। आज हम अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेशनल एंड स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़। यानी कि नेशनल और स्टेट जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ होती हैं उनके बारे में हम देखेंगे। राष्ट्रीय एवं जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो उनका उद्देश्य क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपलिफ्ट करना, उन्हें बढ़ावा देना, और कहीं ना कहीं ताकि वो इकोनॉमी में अपना योगदान दे सकें और उस देश को इकोनॉमिकली मजबूत बना सकें। ये अल्टीमेटली उनका मोटिव होता है। तो ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ होती हैं एक तरह की गवर्नमेंट की आइडियोलॉजीज़ होती है ना, एक तरह की उनकी विचारधारा होती है कि इन इन कामों पे अगर हम काम करेंगे, ये नियम होंगे, ये शर्तें होंगी, ये औपचारिकताएं होंगी जो उन इंडस्ट्रीज़ को फॉलो करनी है और उनके हिसाब से चल रहा है। उस गवर्नमेंट की उन नियमों के हिसाब से जो चलना है, वो जो पॉलिसीज़ बनाई होती हैं उन्हें हम इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ कहते हैं। और पहले तो क्या करते हैं, वो एक आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग वो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, फिर उन आइडियोलॉजीज़ के ऊपर एग्जीक्यूशन होता है, उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है उन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, ताकि इंडस्ट्रीज़ अपनी मनमानी ना कर सकें, ताकि उनके ऊपर एक रेगुलेटिंग बॉडी हो। और जैसे कई सारी नेचुरल रिसोर्सेज हो गई, एटॉमिक एनर्जी हो गई, या पानी को कह लें, या फॉसिल फ्यूल की जो एनर्जी होगी, इनका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोटेशन ना हो, उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ना हो, जिससे आने वाली जो जनरेशन है उसे कोई परेशानी ना हो। तो उन रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन ना करें, और जो भी वहाँ लेबर काम कर रहे हैं या मैन पावर काम कर रही हैं उनके भी अधिकारों का हनन ना हो। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कई सारी स्टेट पॉलिसीज़ और नेशनल पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो गई पॉलिसी, या फिर टैक्सेशन से रिलेटेड हो गई, और कई सारी ऐसी पॉलिसीज़ इसमें आती हैं। तो चलिए हम उसी के बारे में आगे देखेंगे। नीड ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ की क्या नीड आई, है ना। तो इसमें क्या है, जब इंडिपेंडेंस हुआ था, हमें इंडिपेंडेंस मिला था, भारत का औद्योगिक ढांचा क्या उस समय बहुत कमज़ोर था। उस टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं था, इंडस्ट्री के नाम पे इंडिया में कुछ भी नहीं था। जितना भी चीज़ें होती थी वो सब बाहर से ही इम्पोर्ट करनी पड़ती थी, जिस वजह से जो जो मुद्रा है हमारी, विदेशी मुद्रा जो है वो विदेशों में ज़्यादातर जाती थी, ठीक है ना, बाहर जाती थी। और जो पैसा था इंडिया में कम आता था, जिस वजह से क्या होता है, यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस होने लग गए थे। उस टाइम रिसेशन का टाइम आ गया था, काफ़ी ज़्यादा मंदी का दौर चल रहा था उस टाइम, और जो देश था वो काफ़ी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। तो फिर ये इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ की ज़रूरत पड़ी, ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ हो सके, विदेशी निवेशकों को यहाँ मौका मिल सके, यहाँ के विदेशी निवेश कर सकें। पहले तो क्या था, भारत सोच रहा था कि हम सब कुछ स्वदेशी निर्माण करेंगे, और स्वदेशी करने के चक्कर में वो क्या हुआ कि यहाँ ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ यहाँ कुछ इम्प्लीमेंट हुई नहीं उस टाइम, और जो भी थी वो उतनी कारगर नहीं थी। तो फिर इंडिया ने सोचा कि स्वदेशी से कुछ काम नहीं होगा, बाहर से भी कुछ ना कुछ हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, और बाहरी जो कंपनीज़ हैं उन्हें यहाँ व्यापार करने के लिए फिर से बुलाना पड़ेगा, और ताकि वो अपना इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करके यहाँ की इकोनॉमी को सुधार करने में मदद कर सकें, और उनसे हमें एज अ टैक्स यहाँ गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल सके। तो फिर गवर्नमेंट ने विदेशी निवेशकों को यहाँ आमंत्रित किया, और ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ हो सके,
ठीक है। कई सारी उस टाइम कमियां थी, तकनीकी कमी थी और कुशल कारीगरों की कमी थी। इन सारी कमियों से उस समय भारत जूझ रहा था। तो फिर 1947 में क्या हुआ, दिसंबर 1947 में एक मीटिंग बैठी जिसमें ये सब डिसाइड हुआ कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी और फिर उनके ऊपर काम होना शुरू हुआ। ठीक है। तो इंडिया में अभी तक 6 इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आ चुकी हैं। ठीक है। 6 औद्योगिक नीतियाँ पे काम हो चुका है। सबसे पहले जो आई थी, जो नीति थी वो 1948 में आई थी। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। फिर सेकंड आई थी इसमें 1956 में, फिर थर्ड 1977 में, फिर होगी इसमें 1980 में, 1980 में, फिर आई 1990, फिर 1991, 1991। जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें वो 1991 की पॉलिसी है। ये जो आई थी 24 जुलाई 1991 में। जो ये आई थी 24 जुलाई 1991 में ये आई थी ये पॉलिसी। और सबसे ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी, सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी कहें तो यही थी, क्योंकि इससे पिछले जो नीतियाँ जो बनी थी वो उतनी प्रभावशाली नहीं रही, जिस वजह से हमें ये नीति बनानी पड़ी। और ये कुछ हद तक प्रभावशाली थी, जिस वजह से 90s के टाइम पे जो भी रिसेशन आए उसको ओवरकम करने में इस पॉलिसी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। ठीक है ना। 90s के दशक में बहुत ज़्यादा इंडिया रिसेशन के टाइम पे चल रहा था और बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी उस टाइम आ गई थी, जिस वजह से ये नई पॉलिसी लाके उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ा, ताकि देश में आर्थिक सुधार हो सके और इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है। तो भारत में वर्तमान औद्योगिक नीति 1991 में आई थी। ये अभी इसके बारे में बात करी थी। कब आई थी? 24 जुलाई 1991 में कांग्रेस सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत की गई है। और ये पिछली नीतियाँ इतनी प्रभावशाली नहीं थी, और ये जो नीति थी वो उनसे थोड़ी अलग थी, और ये बेटर, इसमें पॉलिसीज़ के रूल्स और ये सब थे। तो इसमें क्या था कि विदेशी निवेशकों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें इन पॉलिसीज़ में उन्हें करवाया गया, और जिसके तहत ताकि इकोनॉमिकली डेवलपमेंट अच्छा हो सके। ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे। ठीक है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या क्या उद्देश्य थे। अर्थव्यवस्था से नियंत्रण समाप्त करना, यानी कि अर्थव्यवस्था में अगर किसी एक आदमी का या फिर कोई एक इंडस्ट्री का या फिर कोई बहुत रईस इंडस्ट्रियलिस्ट का अगर उसके ऊपर अधिकार आ गया, तो ये क्या होगा, उस देश के लिए दिक्कत वाली चीज़ हो सकती है, या फिर वहाँ के लोगों के लिए दिक्कत हो सकता है। इसलिए इकोनॉमी की जो कमान होनी चाहिए हमेशा गवर्नमेंट के हाथ में, या फिर कई सारे रेगुलेटिंग बॉडीज़ या फिर अथॉरिटी के हाथ में होनी चाहिए, जिससे क्या हो, एक तानाशाही ना चल सके अर्थव्यवस्था में, मोनोपोली ना क्रिएट हो सके। इसलिए क्या था, अर्थव्यवस्था में नियंत्रण समाप्त करना है। अगर कोई भी किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का अगर उसमें कोई नियंत्रण है तो उसे समाप्त कर देना, इस पॉलिसी का ये उद्देश्य था। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना, यानी कि विदेशी व्यापारों को बढ़ावा देना, जिससे विदेशी जो मुद्रा है वो ज़्यादा से ज़्यादा भारत में आ सके, ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट हो गया रोजगार के अवसरों की बढ़ोतरी देना, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। सार्वजनिक क्षेत्रों के विकास पर बल देना, यानी सार्वजनिक क्षेत्रों का विकास हो सके। पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास करना, है ना, जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। उत्पादन क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाना, है ना, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य था। और निर्यात व आयात में वृद्धि करना, जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चीज़ें हो रही हैं उसमें बढ़ोतरी हो,
ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट हो गया इसमें निजी क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में आज़ादी देना, यानी कि कई सारे जो रिस्ट्रिक्शन थे उन्हें हटा देना और उत्पादन क्षमता में विस्तार को बढ़ावा देना, आधुनिक प्रतिस्पर्धा और अर्थव्यवस्था का विकास करना है। यानी कि जो प्रतिस्पर्धा है, जो कॉम्पिटिटर हैं अर्थव्यवस्था में, उनका विकास करना और नई जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं उन्हें, नई टेक्नोलॉजी और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटरमेंट हो सके इकोनॉमी का। ठीक है, अब इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लेते हैं हम। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़। सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए इसमें सुरक्षित उपक्रमों की कमी, यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो सुरक्षित उपक्रम हैं उनमें क्या करना, कमी कर देना, जिससे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो गवर्नमेंट का जो फालतू जो रेवेन्यू खर्चा हो रहा है इधर उधर, उसमें कहीं ना कहीं कमी करना और अपनी रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज़ करना और फालतू खर्चों को नियंत्रित करना। ठीक है, निरंतर घाटे में चल रहे उपक्रमों की पुनर्स्थापना एवं पुनर्निर्माण करना। जो घाटे में चल रही हैं जो इंडस्ट्रीज़, उन्हें क्या करना, उन्हें बेटर उनको करना, उन्हें पुनर्स्थापित करना, जिससे क्या हो, वो फिर से मार्केट में आ सकें और वो बैंकरप्ट ना हो और वो मार्केट से एग्ज़िट ना करें। ठीक है ना, उनको दोबारा से सेटल करना, ये इसका उद्देश्य था। सार्वजनिक उपक्रमों में कामकाज में सुधार करने के लिए सहमति समझौते पर बल दिया जाना, ये इसका उद्देश्य हो गया। और सार्वजनिक उपक्रमों के अंशों का विक्रय करना, यानी कि जो सार्वजनिक जो उपक्रम है, अगर उनके अंश, अगर यानी कि उनके जो कोई भी इंडस्ट्री है उसका कोई पार्ट है, अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसे क्या करना है, ऐसी इंडस्ट्री को बेच देना जो उसे संभाल सके, अच्छे से काम कर सके और उसमें निवेश कर सके, उसके बिजनेस को डेवलप कर सके, तो उन्हें वो बेच देना। ठीक है, तो ये इसका काम था। और प्रबंधन को अधिक पेशेवर बनाने का और उसको अधिक शक्तिशाली शक्तियाँ प्रदान करना, यानी कि जो भी मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उन्हें बेहतर तरीके से उन्हें डेवलप करना और मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ को सुधार करना, कोई भी इंडस्ट्री की मैनेजमेंट पॉलिसीज़ में, ये उसके उद्देश्य थे। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं निजी क्षेत्र से संबंधित नीतियाँ। जो भी निजी क्षेत्र से संबंधित नीतियाँ थी उसमें भी क्या था, कई सारी पॉलिसीज़ में ऋणों की पूंजी में परिवर्तन करना। जो भी ऋण अगर उन्हें मिला है तो ऋण को माफ़ कर देना या फिर उसकी ऋण की जो ब्याज दरें हैं उनमें कमी कर देना और ऋण के तौर पर ही उन्हें पूंजी के रूप में उन्हें पैसा देना, ये इसमें पॉलिसीज़ में ये चीज़ इंक्लूड करी गई। कुछ विशेष उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग नीति समाप्त करना, यानी कि जो अननेसेसरी जो लाइसेंसिंग होती थी, लाइसेंस वगैरह बनाने की, तो उसमें प्रक्रिया में काफ़ी समय और खर्चा होता था, तो जो ज़रूरत की थी उन्हीं में लाइसेंसिंग करी और बाकी सब में लाइसेंसिंग की जो प्रोसेस थी उसे ख़त्म कर दिया गया जिसमें ज़रूरत नहीं थी। और क्रमागत निर्माण कार्य में मुक्ति प्रदान करना, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है उसमें कई सारी चीज़ों में रिबेट मिल दिया गया है इसमें। विदेश विनियोग नीति, यानी कि जो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो पॉलिसीज़ बनाई जिसमें क्या हो सके, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, जिससे क्या हो, फॉरेनर्स अपनी जो पूंजी है यहाँ निवेश कर सके, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आयात की सुविधाएं बढ़ें और यहाँ लोग आके, बाहर से इंडस्ट्रीज़ आके यहाँ प्लांट सेटअप करें जिससे रेवेन्यू यहाँ की सरकार को मिल सके, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट हो गया इसमें विदेशी तकनीकों से संबंधित नीतियाँ, यानी कि अगर कोई
कोई फॉरेन टेक्नोलॉजी है तो उसको भारत में लाना और उस नई टेक्नोलॉजी पे काम करना, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, कोई नई उन्नत मशीन या कोई उन्नत तकनीक के सहारे प्रोडक्शन बढ़ाना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट हो गया इसमें श्रमिकों से संबंधित नीतियाँ, लेबर लॉज इसमें सारे आ जाते हैं। किस तरीके से लेबर वेजेस उनके रखे जाएंगे, 8 घंटे उनसे काम कराया जाएगा, अगर उससे ज़्यादा होता है तो ओवर टाइम के क्या चार्जेस होंगे, उनके एक्सीडेंटल बीमा हो गया, और अगर उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उन्हें किस तरह रिकवर मिलेगा, किस तरह क्लेम मिलेगा, उन्हें किस तरह हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें उनमें श्रमिकों से संबंधित नीतियाँ इसमें सारी आ जाती हैं। अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है एकाधिकार तथा बड़े घरानों से संबंधित नीतियाँ। इसके अंतर्गत क्या आता है, इस अधिनियम के अनुसार पूर्व निर्धारित अधिनियमों में संशोधित किया गया, जिसके अंतर्गत नई कंपनियों को स्थापित करने के लिए, एक कंपनी को दूसरी कंपनी में विलय करने के लिए, यानी कि एक कंपनी का दूसरी कंपनी में विलय हो सके, दो कंपनियों को आपस में मिलाया जा सके, और एक दूसरी कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को खरीदने तथा अन्य परिस्थितियों में कंपनी निवेशकों की नियुक्ति करने के लिए केंद्र सरकार को पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि ये आसानी से एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को, अगर वो सही काम नहीं कर रही है और अगर वो उसमें वो घाटे में चल रही है, तो एक इंडस्ट्री का दूसरी इंडस्ट्री में विलय कर देना, या फिर जिस तरह बैंकों का भी देखते हो गया आप विलय होता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे वोडाफोन और इसका एग्जांपल ले लो आइडिया का, जिस तरह अब दोनों कंपनी मिलके अलग अलग नहीं कर पा रही थी, तो दोनों कंपनी क्या हो गई, आपस में मर्ज हो गई, जिससे क्या हो, जो उनका आईटी का जो सेक्टर है वो ठप ना पड़ जाए और वो निरंतर चलता रहे, और एक मार्केट में मोनोपोली क्रिएट ना हो, और इसलिए कंपटीशन मार्केट में बना रहे। तो इस तरीके से ये इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें चलती हैं। और एक एक्ट है इसमें MRTP, जिसे हम मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस भी कहते हैं। यानी कि इस मोनोपोलिस्टिक और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं कि किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर कोई ऐसा ना हो जिसके अंतर्गत वो सारी चीज़ें क्या हो, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के अंदर वो सारी चीज़ें कंसंट्रेटेड हो जाएं, जो इकोनॉमी की जो पावर है वो एक हाथों में आ जाए, तो ये नहीं होने देता इस एक्ट के अकॉर्डिंग, और ये एक्ट में ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं कि जो भी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्या क्या आई इससे मार्केट में, है ना। तो पहली तो हो गई इसमें औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होना, जो भी इंडस्ट्री में औद्योगिक उत्पादन होता है उसमें वृद्धि हुई, और विदेशी जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसमें वृद्धि हुई, विनियोग में उसके। और नेक्स्ट हो गया सार्वजनिक क्षेत्रों में अनुकूल प्रभाव होना, यानी कि जो भी सार्वजनिक क्षेत्र थे उनमें एक अनुकूल प्रभाव हुआ, सारी चीज़ें फेवरेबल हुई इसमें। नेक्स्ट हो गया संतुलित क्षेत्रीय क्षेत्रीय विकास होना, और नेक्स्ट हो गया इसमें प्रतिस्पर्धात्मक शक्तियों का प्रोत्साहन देना। यानी कि जो इसमें MRTP का जो मुख्य उद्देश्य था, किसी भी एक एकल हाथों में शक्तियों का ना आ जाना, जिससे क्या हो उसका इकोनॉमी के ऊपर या फिर जो भी इकोनॉमिक पावर है उसमें एक का हाथ ना हो, उसमें कई सारे लोग एक मार्केट में या इंडस्ट्री में मोनोपोली क्रिएट ना हो जाए, इसलिए एक हेल्दी जो प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन मार्केट में हमेशा बनी रहे, तो ये इस लॉ के अंडर आता है, ठीक है। सो आज हमने ये सारे टॉपिक डिस्कस करे हैं, जिसमें हमने इंडस्ट्रियल और स्टेट की पॉलिसीज़ थी वो सारी इसके अंतर्गत आती हैं। सो थैंक यू क्लास फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।